गुड मॉर्निंग। सेकेंड। सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर। हेडिंग लगाइएगा एक बार अपने अपने नोटबुक के अंदर, चार्जेस। देखना। ठीक है। अभी इस पर्टिकुलर चैप्टर से एग्जाम के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो वेटेज कितना रहने वाला है इसका? 4 to 8 मार्क्स। क्लियर? 4 4 नंबर के 2 क्वेश्चन या 6 नंबर का एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। बहुत इजी है। अभी पढ़ा करके हो सकता है कि खत्म हो जाए इसी लेक्चर के अंदर, और अगर नहीं भी होता है तो मोस्ट प्रोबेबली इन द नेक्स्ट लेक्चर खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। ठीक है। मैंने कल पढ़ा करके खत्म कर दिया या आज पढ़ा करके खत्म कर लिया, आप भी अपने लेवल पे खत्म कर दो उसको पढ़ करके, बिकॉज दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी इजी। इज इट क्लियर? ओके। तो तुम लोगों ने टर्म सुना है क्या पहले, आज से पहले? हैव यू एवर हर्ड दिस टर्म, चार्ज? इन जनरल चार्ज वर्ड तो सुना रहेगा, चार्ज का मतलब क्या सुना है तुम लोगों ने? भाई पहले सुना होगा ना। चार्ज क्या होता है इन जनरल, अगर अपन बात करें? कुछ तो होता है, क्यों बताएं? नहीं, इंग्लिश के हिसाब से बताना भाई, लॉ के हिसाब से तो कैसे बताएगा? वो तो मुझे मालूम है तुम्हें नहीं आता रहेगा। क्या होता है? क्या करता है? एनकम्बरेंसेस। ओके। और कोई स्टूडेंट? मॉर्गेज और एसेट्स सब पे रखना। ओके। कोई और स्टूडेंट, कोई और आंसर? इंग्लिश में फोन चार्ज करना। ओके। देखिए अभी यहाँ पे मान लो कि एक कंपनी है, ए लिमिटेड। ठीक। कंपनी को फंड्स का रिक्वायरमेंट है, एंड पैसा लेने के लिए कंपनी पहुंची बैंक के पास। ठीक है। पैसा लेने के लिए कंपनी पहुंची बैंक के पास, लेट्स से एसबीआई बैंक के पास पहुंची। ठीक है। टू ऑप्टेन टू ऑप्टेन अ लोन ऑफ रुपीज, लेट्स से 500 करोड़। ई लिमिटेड बैंक के पास पहुंची टू ऑप्टेन अ लोन ऑफ रुपीज 500 करोड़। बैंक जो है कंपनी के क्रेडेंशियल्स चेक करता है। ठीक है। क्रेडेंशियल में क्या क्या चीज़ें आ गई? कंपनी से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कंपनी के पास्ट रिजल्ट्स, कंपनी का फ्यूचर पर्सपेक्टिव, in order to determine that whether company would be in a position to pay back the loan amount or not। ये सारे क्रेडेंशियल्स चेक करके बैंक 70% रेडी है लोन ग्रांट करने के लिए। फिर मान लो ये बैंक के ऑफिशियल्स बैठे हुए 4 जने, 500 करोड़ का लोन है ना। ठीक। पूरी कमेटी बनी है लोन सेंक्शन करने के लिए। ये जो कमेटी है ये कंपनी को बोलती है कि वी आर रेडी टू ग्रांट यू द लोन अमाउंट ऑफ रुपीज 500 करोड़, लुकिंग अपॉन योर क्रेडेंशियल्स या पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ your company या फ्यूचर पर्सपेक्टिव ऑफ your company, but we need security because there is a great possibility that your past performances may not be repeated in future, है ना? Your past performances may not be
रिपीटेड इन फ्यूचर, और इन केस अगर तुम्हारा पास परफॉर्मेंस फ्यूचर में रिपीट नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या होगा, यू मे मेक डिफॉल्ट इन द रीपेमेंट ऑफ लोन अमाउंट। दस वी नीड सिक्योरिटीज। इज इट क्लियर? किसको बोला जा रहा है? बैंक ऑफिशियल्स के द्वारा टू दी कंपनी। अब मान लो कि कंपनी के बिहाफ पे भी इसके कुछ डायरेक्टर्स गए, ये 4 डायरेक्टर्स है बोर्ड के, दोनों के कम्युनिकेशन चल रहा है आपस में। ये जो 4 डायरेक्टर्स है, हैव एग्रीड दे हैव एग्रीड टू क्रिएट they have agreed to create security interest, है ना? they have agreed to create security interest on the assets of the company, ठीक है? they have agreed to create security interest on the assets of the company, किसके अगेंस्ट? तो in respect of loan advanced or to be advanced, हाँ ये ना? तो सर अभी तक के डिस्कशन में चार्जेस का मतलब क्या समझ में आता है? चार्जेस का मतलब क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, creation of security interest on any of the assets of the company against any loan amount advanced or to be advanced, ठीक है? तो सिक्योरिटी इंटरेस्ट किसके फेवर में क्रिएट किया जा रहा है? तो सिक्योरिटी इंटरेस्ट इज बीइंग क्रिएटेड इन फेवर ऑफ लेंडर। कौन क्रिएट करेगा? बोरोवर, कंपनी। और कंपनी यहाँ पे क्या है बेटा? कंपनी है यहाँ पे बोरोवर। तो बोरोवर विल क्रिएट सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑन एनी ऑफ द एसेट्स, है ना? बोरोवर कौन है यहाँ पे? कंपनी। कंपनी विल क्रिएट सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑन एनी ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी, ठीक है? तो उसको अपन क्या बोलेंगे मोर स्पेसिफिकली? दैट कंपनी हैज क्रिएटेड चार्ज ऑन इट्स एसेट्स इन फेवर ऑफ क्रेडिटर या लेंडर। कंपनी हैज क्रिएटेड चार्ज ऑन इट्स एसेट्स इन फेवर ऑफ लेंडर और इन फेवर ऑफ क्रेडिटर। बहुत सिंपल है, ठीक है? फिर ये जो क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट हो रहा है यहाँ पे देखना, जो यहाँ पे क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट हो रहा है ना? ये क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट हो सकता है किसी भी मूवेबल एसेट्स पे, और इट कैन बी ऑन एनी इमूवेबल एसेट्स, ठीक है? creation of security interest can be made by a company either on any of its movable assets or immovable assets। तो मूवेबल एसेट्स पे सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट किया तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? प्लेज, ठीक है? प्लेज का मतलब क्या होता है? गिरवी रखना या सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट करना किसी भी मूवेबल एसेट्स पे। दूसरा क्या है? इमूवेबल एसेट्स पे क्रिएट किया तो इमूवेबल एसेट्स है तो दैट विल बी कॉल्ड एज मॉर्टगेज। तो सर अभी तक इतना समझ में आया? चार्ज का मतलब क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट आइदर बाय वे ऑफ प्लेज और मॉर्टगेज। चार्ज का मतलब क्या? क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट आइदर बाय वे ऑफ प्लेज और मॉर्टगेज। एक और टर्म यूज में आता है हाइपोथिकेशन, सुना है क्या तुम लोगों ने पहले? हाइपोथिकेशन, हाइपोथिकेशन का मतलब भी सेम है, क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑन एनी ऑफ द मूवेबल और इमूवेबल एसेट्स ऑफ द कंपनी। हाइपोथिकेशन का मतलब भी यहाँ पे सेम होता है, क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑन एनी मूवेबल और इमूवेबल एसेट्स ऑफ द कंपनी। बात समझ में आ रही है क्या? जो प्लेज का जो कंसेप्ट है वो रेगुलेट हो रहा है थ्रू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आप लोगों ने सुना रहेगा पहले, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में 3 टाइप्स ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स है, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ प्लेज, मॉर्टगेज, नहीं मॉर्टगेज नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज बेलमेंट, देन
गारंटी, इंडेमनिटी, और एक और था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। 3 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स थे ना। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज का जो कॉन्सेप्ट है इज बीइंग रेगुलेटेड बाय द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मॉर्गेज से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है इट इज बीइंग रेगुलेटेड बाय ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। हाइपोथिकेशन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है इट इज नॉट बीइंग रेगुलेटेड बाय एनी ऑफ द एक्ट। ठीक है, इट इज नॉट बीइंग रेगुलेटेड बाय एनी ऑफ द एक्ट एज ऑफ नाउ। क्लियर है? तो प्लेज क्रिएट होगा किसके ऊपर? मूवेबल। मॉर्गेज क्रिएट होगा किसके ऊपर? इमूवेबल के ऊपर। एंड हाइपोथिकेशन में कवर बोथ प्लेज एज वेल एज हाइपोथिकेशन में कवर बोथ प्लेज एज वेल एज मॉर्गेज। इज इट क्लियर? चलिए, तो अभी तक के डिस्कशन में हमें ये चीज मालूम चला चार्जेस का मतलब क्या। सर चार्जेस का मतलब क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट बाय द कंपनी इन फेवर ऑफ लेंडर। दैट क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट कैन बी डन आइदर by way of creating pledge on movable assets or mortgage on immovable assets, or it can even be done by way of hypothecation. It can even be done by way of hypothecation on any of the movable or immovable assets of the company. यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? आगे देखिए। तो जब भी कंपनी चार्ज क्रिएट करती है ना, जब भी कंपनी चार्ज क्रिएट करती है, कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि उसका इंटीमेशन कंपनी दे दे किसको? आरओसी को। ठीक है, जब भी कंपनी चार्ज क्रिएट करेगी ऑन एनी ऑफ इट्स एसेट्स, कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन रहेगा टू इन्फॉर्म द सेम टू द आरओसी। और आरओसी क्या करेगा मालूम है? उस चार्ज को रजिस्टर करेगा, जिसको अपन बोलते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, जिसको क्या बोल रहे हैं अपन? रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। इज इट क्लियर? क्लियर है सबको? नेक्स्ट एक और कंसेप्ट आता है टाइप्स ऑफ चार्जेस। पहले मैं आपको ना पहले के 15-20 मिनट 25 मिनट में ना पूरे चैप्टर का ओवरव्यू बता देता हूँ, एंड देन वी विल डिस्कस द प्रोविजंस फ्रॉम योर नोट्स। इज इट क्लियर? उसके बाद कंसेप्ट आता है टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस बेसिकली 2 प्रकार के हो सकते हैं। इट कैन आइदर बी फिक्स्ड चार्जेस और इट कैन बी फ्लोटिंग चार्जेस, है ना। चार्जेस कैन आइदर बी फिक्स्ड चार्जेस और फ्लोटिंग चार्जेस। ठीक है, अब सुनना डिफरेंस क्या है दोनों में। ये कंपनी कितने रुपए का लोन ले रही थी? इस एग्जांपल में कितने रुपए का लोन ले रही थी? 500 करोड़ का लोन ले रही थी। एंड लेट्स से 500 करोड़ का जो लोन है ना, इट इज रीपेबल इन 15 years. इट इज रीपेबल इन 15 years. तो इस लोन के अगेंस्ट कंपनी जिस एसेट्स पे सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट करेगी, तो मुझे नहीं लगता कि वो एसेट्स का नेचर ऐसा होना चाहिए दैट which should not change, या which remains fixed over a period of time. 15 साल का समय। ऐसा एसेट्स नहीं होना चाहिए जिसका 15 साल में वैल्यू कम हो। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा एसेट्स तो नहीं होना चाहिए, नितिन सर से कोऑर्डिनेट करो। ऐसा एसेट्स नहीं होना चाहिए जिसका वैल्यू कम हो। कितने साल में? आने वाले 15 साल में। समझ रहे हो क्या? तो इट शुड बी एनी ऑफ सच एसेट्स whose value remains fixed या whose value increases over a period of time, so as to give more surety to the bank कि आज 15 साल के बाद अगर कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट भी किया इन द रीपेमेंट ऑफ लोन अमाउंट और द रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, तो बैंक के पास कोई श्योरिटी होना चाहिए that in any case they are going to recover their loan amount along with the interest. बात समझ में आ रहा है क्या? तो जब भी पैसा बड़ा होगा ना, जब भी पैसा बड़ा होगा या जब भी लोन लंबे समय के लिए होगा, जनरल एक नॉर्मल टेंडेंसी होता है कि वहां पे कंपनी चार्ज क्रिएट करती है ऑन एनी ऑफ इट्स फिक्स्ड एसेट्स।
Company will create charge on any of its fixed assets whose value generally remain fixed. अब मैं जब यहाँ पे बोल रहा हूँ ना whose value generally remain fixed, इसका मतलब है कि इससे कम नहीं जाएगा, इसके ऊपर जा सकता है। हाँ, है ना। आज जिस बिल्डिंग में ये क्लासेस चल रही है, इस बिल्डिंग का जो वैल्यू आज 2023 में है, 2040 में इसका वैल्यू कुछ और होगा। यस और नो। मान लो कि आज के रेट में इसका मार्केट वैल्यू है 10 करोड़ रुपया, 15 साल के बाद भी 10 करोड़ ही होगा क्या इसका वैल्यूएशन? नहीं। लेकिन 10 करोड़ से कम होगा क्या? क्या इसका वैल्यू 15 साल के बाद 10 करोड़ से कम होगा इन एनी केस? नहीं भाई, 10 का 25 करोड़ हो जाएगा, 30 करोड़ हो जाएगा, बट इट विल इन नो केस इट विल बी लेस देन, इन नो केस इट विल बी लेस देन 10 करोड़। यस और नो? ठीक है। तो फिक्स चार्ज किसके ऊपर क्रिएट किया जा रहा है? ऑन दी फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, whose value generally remains fixed या constant over a period of time. Either it will remain constant or it will increase over a period of time. Either it will remain constant or it will increase over a period of time. Is it clear सबको? तो फिक्स चार्ज क्रिएट किया जा रहा है किसके ऊपर? फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर। ठीक। फिर बोला गया कि जिन एसेट्स के ऊपर आप फिक्स चार्ज क्रिएट कर रहे हो, देखो चार्ज में एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये होता है कि जिस एसेट्स को मैंने गिरवी रखा ना, दोज एसेट्स विल स्टिल बी इन माय पोजीशन नॉट पोजीशन, पोजीशन। जिन एसेट्स के ऊपर मैं चार्ज क्रिएट कर रहा हूं, वो चार्ज क्रिएट करने के बाद भी वो एसेट्स किसके पोजीशन में रहेंगे? मेरे पोजीशन में रहेंगे। आई कैन स्टिल यूज सच एसेट्स। तो यहाँ पे मान लो कि कंपनी ने 500 करोड़ का लोन लिया था और उस लोन के बदले कंपनी हैज क्रिएटेड चार्ज ऑन इट्स बिल्डिंग। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग पे चार्ज क्रिएट किया जिसका वैल्यूएशन ऑन द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज था 1200 करोड़ रुपए। 1200 करोड़ रुपए की बिल्डिंग थी कंपनी, जिसके अगेंस्ट कंपनी क्या कर रही है? 500 करोड़ का लोन ले रही है। फिर एक चीज और ध्यान रखना है कि जो वैल्यू ऑफ एसेट्स होता है और जो वैल्यू ऑफ लोन होता है, उसमें हमेशा वैल्यू ऑफ एसेट्स ज्यादा रहेगा। एक जो स्टैंडर्ड जो टेंडेंसी चलता है ना, वो चलता है 3:4 का। मतलब कि अगर 4 रुपए का एसेट्स रखोगे ना, तो उसके बदले तुम्हें 3 रुपए का लोन मिलेगा। एक जो ये स्टैंडर्ड पैरामीटर्स है वो ये है, 4 रुपए का एसेट्स रखोगे तो 3 रुपए का लोन मिलेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे एसेट्स का वैल्यू कितना है ऑन द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज? 1200 करोड़। और एसेट्स का नेचर क्या है? जिसका वैल्यू रिमेन whose value remains fixed over a period of time. बात समझ में आ रहा है क्या? तो इन एनी केस 15 साल के बाद मान लो कि कंपनी ने लोन का रिपेमेंट नहीं किया, तो 15 साल के बाद दैट बैंक विल हैव मोर कॉन्फिडेंस टू गो फॉर द रियलाइजेशन ऑफ डेप्ट। यस और नो? यस और नो? तो यहाँ पे कंपनी क्या क्रिएट कर रही है भाई? फिक्स चार्ज कर रही है। फिक्स चार्ज क्रिएट करने के बाद भी जो एसेट्स है वो किसके पोजीशन में? कंपनी के पोजीशन में। कंपनी उस एसेट्स को यूज कर सकती है, कंपनी उस एसेट्स को यूज कर सकती है, लेकिन उसको बेच नहीं सकती। कंपनी कैन यूज द लैंड एंड बिल्डिंग इवन आफ्टर चार्ज इज क्रिएटेड, बट क्या रिस्ट्रिक्शन है? कंपनी कैन नॉट सेल द एसेट्स, है ना? कंपनी कैन नॉट सेल द एसेट्स, क्योंकि अगर सेल करने के लिए गए तो व्हाट विल हैपन? जो लेंडर का इंटरेस्ट है, लेंडर्स इंटरेस्ट विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। यस और नो? इंटरेस्ट ऑफ लेंडर विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। हाँ या ना? हाँ सर। इज इट क्लियर? अब इसी के विपरीत होता है फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज नॉर्मली कब क्रिएट होगा? वैसे ये एडवाइजेबल नहीं है कि फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया जाए, ना तो लेंडर एग्री करता है, बोरोवर तो एग्री करेगा, बट लेंडर जनरली डू नॉट गो फॉर द फ्लोटिंग चार्जेस, दे विल गो फॉर फिक्स चार्ज। इन जनरल ऐसा होता है कि फ्लोटिंग चार्जेस के लिए नहीं जाएगा लेंडर, क्योंकि फ्लोटिंग चार्जेस के साथ अपने रिस्ट्रिक्शंस है, अपने लिमिटेशंस है। देखिए, फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया जाएगा ऑन दी एसेट्स जिनका वैल्यू फ्लक्चुएट होता रहेगा। ठीक है, फ्लोटिंग चार्ज विल बी क्रिएटेड ऑन दी एसेट्स whose value keep on fluctuating। अब फॉर एग्जांपल समझना, आगे बढ़ने से पहले मान लो कि
एक कंपनी है नॉलेज एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, नॉलेज एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। अब नॉलेज एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड को लोन चाहिए, कितने का लोन चाहिए? तो लेट्स से 15 लाख रुपए का लोन चाहिए, छोटा मोटा काम नहीं है। मैं पहुंचा पीएनबी बैंक के पास। बैंक बोलता है कि 15 लाख का लोन तो दे देंगे आपको, लेकिन सिक्योरिटी रखने के लिए क्या है? ठीक है, क्या सिक्योरिटी है आपके पास ऑफर करने के लिए? तो बताओ इस कंपनी के पास क्या सिक्योरिटी, एसेट्स के नाम पे क्या है? नॉलेज एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड के पास एसेट्स के नाम पे क्या है अभी? ये जो सेंटर चल रहा है ये रेंटेड प्रोमाइसेस में चल रहा है, तो एसेट्स के नाम पे क्या है इधर? बताओ ना, एसेट्स के नाम पे क्या है? ये फर्नीचर, ठीक है, 3-4 सिस्टम, 3-4 स्क्रीन, बात समझ में आ रहा है क्या? जितने भी एसेट्स है वो सारे क्या है? डिप्रिशिएबल है। जितने भी एसेट्स है उनका जो वैल्यू है ना, विल कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग, देयर इज नो फिक्स्ड एसेट्स। ये सुनो, क्या नॉलेज एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड के पास तुम्हें कोई भी फिक्स्ड एसेट्स दिख रहा है अभी? कोई भी फिक्स्ड एसेट्स दिख रहा है? आंसर इज नो। ऐसे एसेट्स हैं हुज वैल्यू रिमेन्स या हुज वैल्यू कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग। तो मैं बोलता हूँ कि भाई 15 लाख की लोन है ना, 15 लाख का लोन है ना, अभी नॉलेज एकेडमी के पास टोटल 32 लाख रुपीज के एसेट्स हैं एंड नन ऑफ देम इज फिक्स्ड एसेट्स। आप मुझे 3 साल के लिए लोन दो और मैं इंश्योर करूंगा कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो वैल्यू ऑफ एसेट्स है वो 15 लाख से नीचे नहीं जाएगा। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो वैल्यू ऑफ एसेट्स है वो 15 लाख से नीचे नहीं जाएगा। आज जिस दिन मैं चार्ज क्रिएट कर रहा हूँ उतना, उस दिन कितने का है? 32 लाख के एसेट्स है। लेकिन ये एसेट्स का वैल्यू डेप्रिशिएट होगा, यस और नो? तो यहाँ पे मैं चार्ज क्रिएट कर रहा हूँ ऑन सच एसेट्स हुज वैल्यू कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग। कंपनी में हो सकता है ना, डेटाज हो सकता है, देन स्टॉक हो सकता है। स्टॉक का वैल्यू कभी भी फिक्स रहेगा कंपनी के पास? नहीं। लेकिन कंपनी स्टॉक के ऊपर भी चार्ज क्रिएट कर सकता है फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग एनी लोन, ऑल्दो वैल्यू ऑफ स्टॉक विल नेवर रिमेन फिक्स्ड। कंपनी स्टॉक के ऊपर क्या क्रिएट कर रहा है? फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट कर रहा है। अब समझना एक चीज, मान लो कि यहाँ पे 32 लाख का स्टॉक बता दिया मैंने इसको, 32 लाख का स्टॉक बता दिया, तो लोन लेते समय मुझे बैंक को एक सेकेंड, लोन लेते समय मुझे बैंक को प्रॉमिस करना रहेगा दैट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो ये वैल्यू ऑफ स्टॉक है ये किससे कम नहीं जाएगा? 15 लाख रुपीज पे। आप लोग कॉस्टिंग में पढ़ते हो रीऑर्डर लेवल, मटेरियल कॉस्टिंग में आपने पढ़ा होगा रीऑर्डर लेवल। तो मैंने बोला कि मेरे कंपनी का जो रीऑर्डर लेवल है ना वो 15 लाख है। रीऑर्डर लेवल का मतलब है कि वो मिनिमम लेवल जिसके ऊपर कंपनी क्या करेगी, वो पहुंचने पे कंपनी क्या करेगी? दे विल रीऑर्डर दी क्वांटिटी, आया ना? तो मैंने क्या बोला बैंक को, रीऑर्डर लेवल कितना है? 15 लाख। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वी विल इंश्योर कि जो वैल्यू ऑफ स्टॉक है वो 15 लाख से कम ना हो। लेकिन अगर हो गया तो मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अगर हो गया तो बैंक के पास क्या रेमेडी है? बैंक जिस दिन अपना राइट एक्सरसाइज करने आएगा ऑन दी एसेट्स, उसको पता चलता है कि 15 लाख या 15 रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ है कंपनी में, पूरी कंपनी खाली है, हो सकता है ना? जब अगर मुझे लोन का रीपेमेंट नहीं करना था, मेरा तो इंटेंशन ही मैलाफाइड था, तो मैंने तो प्रॉमिस किया था ना। और तुम लोगों ने सुना होगा ना, कस्में वादे प्यार वफा सब क्या है? क्या है? सिर्फ बातें हैं ना, और बातों का क्या? यस और नो? यस सर। तो देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी। मैंने कितना प्रॉमिस किया था कि मिनिमम स्टॉक लेवल कितना रहने वाला है? 15 लाख। जिस दिन बैंक चेक करने के लिए आया उस दिन कितने का था? 15 रुपए। तो बैंक को पैसा रिकवर होगा? नहीं होगा। तो रिस्क है किसमें? फ्लोटिंग चार्ज में। इज इट क्लियर? तो फ्लोटिंग चार्ज नॉर्मली कब क्रिएट होगा?
जब वैल्यू ऑफ लोन कम है या जब टेन्योर ऑफ लोन कम है। फ्लोटिंग चार्ज में कंपनी विल हैव द राइट टू यूज द एसेट्स एज वेल एज टू सेल द एसेट्स। फ्लोटिंग चार्ज में कंपनी विल हैव द राइट टू यूज द एसेट्स एज वेल एज सेल द एसेट्स। फॉर एग्जांपल स्टॉक पे चार्ज क्रिएट किया था, तो स्टॉक को रख करके सड़ाएंगे थोड़ी ना। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? क्या कंपनी स्टॉक को रख करके उसको सड़ाती रहेगी क्या? क्यों? क्योंकि चार्ज क्रिएट हुआ था उसके ऊपर। नॉट पॉसिबल। उसको सड़ाएगी तो फिर बेचेगी क्या, और जब बेचेगी नहीं तो लोन का रीपेमेंट कैसे करेगी? तो फ्लोटिंग चार्ज में राइट टू यूज एज वेल एज राइट टू सेल भी रहता है। फिक्स चार्ज में क्या रहेगा? फिक्स चार्ज में क्या रहेगा? ओनली राइट टू यूज। इज इट क्लियर सबको? तो फिक्स चार्ज के बारे में सर इतना क्लैरिटी है अभी कि फिक्स चार्ज जनरली उन एसेट्स पे क्रिएट किया जाएगा जिनका वैल्यू विल रिमेन फिक्स्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। या फिक्स एसेट्स की बात कर लो सर। फ्लोटिंग चार्ज उन एसेट्स पे क्रिएट होगा whose value keeps on fluctuating, है ना? whose value keeps on fluctuating। एग्जाम्पल है स्टॉक, एग्जाम्पल है डेटर, है ना? एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। बैंक बैलेंस भी हो सकते हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? फिर फिक्स चार्ज में कंपनी विल हैव राइट टू यूज एंड दे वोंट हैव द राइट टू सेल द एसेट्स ऑन विच फिक्स चार्जेस क्रिएटेड। लेकिन फ्लोटिंग में क्या होता है? राइट टू यूज भी है और राइट टू, अब ये जो मैं बोल रहा हूँ ना राइट टू सेल, इसको मोर स्पेसिफिकली एक वर्ड यहाँ पे अपनी यूज कर सकते हैं, राइट टू डील। क्या वर्ड यूज करते हैं? राइट टू डील इन एसेट्स। तो राइट टू डील इन द एसेट्स नहीं रहेगा कौन से केस में? फिक्स चार्ज के केस। कौन से केस में रहेगा? फ्लोटिंग चार्ज के केस में। इज इट क्लियर? चलो फिर एक और चीज, जिसके फेवर में चार्ज क्रिएट किया जा रहा है उसको बोलते हैं चार्ज होल्डर। क्या बोलते हैं बेटा? चार्ज होल्डर। चार्ज होल्डर इज द पर्सन in whom या against whom charge security interest has been created। क्लियर है सबको? फिर एक और चीज सर ने बताया था कि whenever a company is creating charge on any of its assets, company is required to register the charges with the ROC within a period of 30 days। अभी थोड़ी देर पहले शायद बताया 30 दिन। Company is required to register the charges within a period of 30 days। सर 30 डेज में नहीं कराया तो? 30 डेज में नहीं कराया तो फर्दर एक्सटेंशन मिल सकता है 30 दिन का। उसमें भी नहीं कराया तो फर्दर एक्सटेंशन मिल सकता है 60 दिन का। बताऊंगा अभी प्रोविजन अपन लोग नोट से डिस्कस करेंगे। तो पहला इनिशियल लिमिट, टाइम लिमिट कितना है? 30, फिर 30 और फिर 60। इवन जो चार्ज होल्डर है ना, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कंपनी की है टू गेट दी चार्ज रजिस्टर्ड। लेकिन अगर कंपनी ऐसा नहीं कर रही है और चार्ज होल्डर को लगता है ये कंपनी का मैलाफाइड इंटेंशन है, तो चार्ज होल्डर में देमसेल्फ कैन मेक एन एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। अब तुम सोच के देखना, कंपनी ने चार्ज क्रिएट किया, प्लीज अभी कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने बोला ना कि सारी चीजें वापस से पढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ इस चैप्टर का भी, है ना? तो यू नीड नॉट टू राइट एनीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर इन योर नोट्स। हाँ, कंपनी ने चार्ज क्रिएट किया तो चार्ज को क्या कराना है? रजिस्टर कराना है ना? अब चार्ज क्रिएट इस वाले केस में एसबीआई बैंक के फेवर में चार्ज क्रिएट किया, तो चार्ज क्रिएट किया और उसको रजिस्टर कराया, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि जो लेंडर है ना, यहाँ पे कौन बन गया बेटा? दैट लेंडर विल बिकम अ सिक्योर्ड क्रेडिटर। सिक्योर्ड क्रेडिटर कब बनेगा मालूम है? ओनली व्हेन द चार्ज इज रजिस्टर्ड विद द आरओसी। तो सर इसका मतलब है कि इफ चार्ज क्रिएटेड बट नॉट रजिस्टर्ड, व्हाट विल हैपन? ऑल्दो उसको स्टेटस मिलना चाहिए था किसका? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का, बट वो क्या बनेगा रहेगा? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। यस और नो? चार्ज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ समवन or in favor of required to be registered, and if not registered तो जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर विल बिकम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर।
that creditor will fall in the category of unsecured creditor even though charge was created. देखो अब रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस का मतलब है कि अपन उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं किसके पास, आरओसी के पास। अगर आरओसी के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है मतलब आरओसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, और अगर आरओसी के पास रिकॉर्ड नहीं है इसका मतलब समझते हो क्या, ऐसा मान लिया जाएगा दैट नो सच चार्ज वाज एवर क्रिएटेड इन फेवर ऑफ क्रेडिटर, नो सच चार्ज वाज एवर क्रिएटेड इन फेवर ऑफ क्रेडिटर। तो इफ नो सच चार्ज इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ क्रेडिटर तो व्हाट विल हैपन, वो जो सिक्योर्ड होना चाहिए था वो बेचारा क्या बन जाएगा, अनसिक्योर्ड। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, ठीक है। कंपनी के डायरेक्टर्स और कंपनी दोनों को पेनलाइज किया जाता है फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। देखो जब आप चार्ज क्रिएट कर रहे हो तो आप आरओसी को इंटीमेशन दे रहे हो, और जब आप आरओसी को इंटीमेशन दे रहे हो तो आरओसी अपने पास एक रिकॉर्ड रख रहा है कि कंपनी ने कौन कौन से एसेट्स पे किसके फेवर में कितने रुपीस के अगेंस्ट चार्ज क्रिएट किए, सो एज टू इंश्योर कि जिन एसेट्स पे चार्ज क्रिएट किया गया ना कंपनी उन एसेट्स को पीछे से बेच ना दे। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? मान लो कि एक एसेट्स है जिसके ऊपर चार्ज क्रिएटेड है और उस एसेट को कंपनी ने बेच दिया थर्ड पार्टी को, तो जिसको बेचा हुआ है तो उसको वैलिड टाइटल मिलेगा क्या? नो no. उसको वैलिड टाइटल कब नहीं मिलेगा? ओनली व्हेन द चार्ज इज क्रिएटेड एंड इट इज ड्यूली रजिस्टर्ड विथ आरओसी, यस और नो? बट व्हाट इफ कंपनी हैज क्रिएटेड द चार्ज not registered the same with the ROC, meanwhile company has sold the same assets to the third party, तो थर्ड पार्टी विल गेट अ वैलिड टाइटल, यस और नो? और यहाँ पे किसका इंटरेस्ट अफेक्ट होने वाला है? उस क्रेडिटर का। इज इट क्लियर? फिर अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुमको बताया कि नॉर्मली जिन एसेट्स पे चार्ज क्रिएट किया जाएगा रेशियो क्या रहता है, 3:4। 4 रुपए का अगर एसेट्स का वैल्यू है ना, स्टैंडर्ड है ये ना, तो 3 रुपए का तुमको लोन मिलेगा। तो मान लो कि एक कंपनी है ए लिमिटेड, इस वाले एग्जांपल में था ना भाई, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना था? 1200 करोड़ का था। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना था? 1200 करोड़। और लोन का वैल्यू कितना था? 500 करोड़। आए ना? तो तुम्हें नहीं लगता कि जो लोन का वैल्यू है उसके अगेंस्ट जो एसेट्स का वैल्यू है काफी ज्यादा है? तो एक सवाल आना चाहिए दिमाग में कि सर क्या सेम एसेट्स पे कंपनी फिर से चार्ज क्रिएट कर सकती है? समझ रहे हो क्या? ये एसबीआई बैंक से मान लो लोन लिया था, आज क्या डेट है हमें क्या पता, मालूम है? 23 जुलाई 2023 को लोन लिया था बाय क्रिएटिंग चार्ज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग इन फेवर ऑफ एसबीआई। 15 अक्टूबर 2023 को सेम जो कंपनी है वो लोन लेना चाह रहा है दूसरे बैंक से, एचडीएफसी बैंक से। लोन का अमाउंट है 200 करोड़। लोन का अमाउंट है कितना? 200 करोड़ रुपया। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि वेदर अ कंपनी कैन क्रिएट सब्सिक्वेंट चार्ज या सेकंड चार्ज ऑन द सेम एसेट्स ऑन विच prior charges has been created in favor of some other lender if the value of assets is way more than the value of loan to be secured। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर ये लोन ले भी लिया तो टोटल लोन अमाउंट कितना होता है? 700 करोड़, है ना? और वैल्यू ऑफ एसेट्स कितना है? 500 करोड़। तो इन एनी केस इंटरेस्ट ऑफ बोथ द क्रेडिटर्स इज गोइंग टू बी सैटिस्फाइड, है ना? इन केस अगर कल को कंपनी ने क्या किया, डिफॉल्ट किया इन मेकिंग दी रीपेमेंट। तो सवाल उठा यहाँ पे, क्या ये फर्दर चार्ज क्रिएट किया जा सकता है? क्या सेकंड या सब्सिक्वेंट चार्ज क्रिएट हो सकता है? इसका आंसर है यस। लेकिन ऐसा कब पॉसिबल है भाई? नॉर्मली पॉसिबिलिटी कब आएगा? ओनली व्हेन दी वैल्यू ऑफ एसेट्स इज मोर देन दी लोन अमाउंट। समझ में आ रहा है? अच्छा,
अब ये जो दोनों, अब समझना, दो क्रेडिटर्स है ना, क्रेडिटर 1 और क्रेडिटर 2, दे विल बी रैंक्ड परी पस्सू। ये वर्ड का मतलब समझ में आता है? परी पस्सू, रैंक्ड परी पस्सू, परी पस्सू का मतलब होता है इक्वली, मतलब दे बोथ विल बी गिवन, दे बोथ विल बी गिवन इक्वल ट्रीटमेंट। भाई इसके फेवर में चार्ज पहले क्रिएट किया था, इसका ये मतलब नहीं है कि इसको प्रायोरिटी मिलेगी इसके अगेंस्ट, नो। सेकंड और सब्सिक्वेंट चार्जेस क्रिएट कर सकता है कंपनी, एंड दैट टू विद परिपस्सू क्लॉज। परिपस्सू क्लॉज का मतलब है रैंकिंग इक्वली। इस केस में इस 1200 करोड़ के लैंड इन बिल्डिंग के अगेंस्ट जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट किया गया, उन उस सिक्योरिटी इंटरेस्ट, उस बिल्डिंग पे दोनों का, उस बिल्डिंग पे दोनों का इक्वल राइट्स है। इज इट क्लियर? तो अभी तक क्या समझे तुम? देखिए अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कशन किया, हम लोगों ने चेक किया चार्जेस का मतलब। चार्जेस का मतलब मैंने आपको बताया था, क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑन एनी ऑफ द एसेट्स दैट में आइदर बी मूवेबल और इमूवेबल अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ लोन एडवांस्ड और टू बी एडवांस्ड बाय द कंपनी। फिर मैंने आपको बताया दैट व्हेनेवर अ कंपनी क्रिएट्स चार्ज ऑन एनी ऑफ इट्स एसेट्स, कंपनी इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर द सेम विद द आरओसी विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days. Further extension of 30 plus 60 days could be given. Is it clear? फिर मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो बेसिकली दो टाइप्स के चार्जेस है, फिक्स चार्जेस एंड फ्लोटिंग चार्जेस। फिक्स चार्ज नॉर्मली ऐसे एसेट्स पे क्रिएट किया जाएगा उस वैल्यू रिमेन्स फिक्स्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फ्लोटिंग चार्ज ऐसे एसेट्स पे क्रिएट किया जाएगा जिनके वैल्यू में कंटिन्यूस बेसिस पे फ्लक्चुएशंस आते रहेंगे। एग्जांपल है स्टॉक डेटर्स। इज इट क्लियर? फिर मैंने आपको एक और चीज बताया कि कंपनी कैन इवन क्रिएट subsequent charges on the same assets provided the value of assets is way more than the value of loan secured by the second charge. Yes or no? उसके बाद देखिए उसके बाद एक कंसेप्ट है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बोला मैं? अच्छा, मैंने तुमको एक और चीज बताया था, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। चार्ज इफ क्रिएटेड एंड नॉट रजिस्टर्ड, व्हाट विल हैपन? किसकी बैंड बजेगी? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की। ठीक है, एंड पेनल प्रोविजंस अट्रैक्ट होगा किसके ऊपर? कंपनी और उसके डायरेक्टर्स के ऊपर। फिर मैंने तुमको ये भी बताया था, जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू गेट द चार्ज रजिस्टर इज ऑन कंपनी, बट इन केस इफ कंपनी फेल्स टू डू सो, देन चार्ज होल्डर कैन इवन गो फॉर द रजिस्ट्रेशन विद द आरओसी। ठीक है, अब एक नेक्स्ट कंसेप्ट है, देखो, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्जेस का मतलब है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्जेस इज द इवेंट, इट इज द इवेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ विच, ऐसा इवेंट जिसके होने पे, इट इज द इवेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ विच फ्लोटिंग चार्जेस बिकम्स फिक्स्ड। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्जेस का मतलब एक ऐसा इवेंट जिसके होने पे फ्लोटिंग चार्जेस क्या बन जाए? फिक्स बन जाए। तो तुम पहले तो ये समझो कि फ्लोटिंग चार्जेस फिक्स्ड बन जाएगा तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे? राइट टू सेल खत्म हो जाएगा, है ना? अगर फ्लोटिंग चार्जेस फिक्स बन गया तो राइट टू सेल खत्म हो जाएगा। तो तुम सोच के देखो ना कि फ्लोटिंग चार्जेस फिक्स कब हो सकता है? जब कंपनी रीपेमेंट करने में क्या करे? डिफॉल्ट। जब पेमेंट करने में डिफॉल्ट करे, पहला। दूसरा क्या हो सकता है? जब एसेट्स की वैल्यू लो हो जाए। एसेट्स की वैल्यू लो हो जाए, मैंने अभी तुमको एक एग्जांपल में बताया था, कंपनी ने क्या प्रॉमिस किया था कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे वैल्यू ऑफ एसेट्स कितना रखेंगे? 15 लाख, है ना? स्टॉक या इन्वेंट्री कितने की रखेंगे? 15 लाख की। जैसे 14,99,999 रुपये भी हो गया तो क्या होगा? फ्लोटिंग चार्ज विल बिकम फिक्स्ड। ठीक है, तो दो चीजें तुम लोगों ने देखी। पहला,
जब कंपनी डिफॉल्ट करे तो फ्लोटिंग फिक्स हो जाएगा। दूसरा, जो वैल्यू ऑफ एसेट्स डिक्रीज हो जाए। तीसरा क्या हो सकता है, व्हेन कंपनी गोज इनटू द लिक्विडेशन। अरे रुक जा मत लिख, सब कुछ लिखा हुआ है, मैंने बोला ना, पहले सुन लो, है ना। व्हेन द कंपनी गोज इनटू द लिक्विडेशन, तो भी क्या होगा, जिस दिन ऑर्डर पास हुआ ना, वाइंडिंग अप ऑर्डर जिस दिन पास हुआ उस दिन ही क्या हो जाएगा, फ्लोटिंग विल बिकम फिक्स्ड। चौथा हो सकता है व्हेन द कंपनी सीजेस टू कैरी ऑन इट्स बिजनेस। व्हेन द कंपनी सीजेस टू कैरी ऑन इट्स बिजनेस, कंपनी ने अपना बिजनेस करना बंद कर दिया, जिस दिन बंद किया उस दिन क्या हो गया, फ्लोटिंग विल बिकम फिक्स्ड। अब यहाँ पे जो मैं टर्म यूज कर रहा हूँ ना, व्हेन द कंपनी सीजेस टू कैरी ऑन द बिजनेस, अब इसके भी अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने तुमको यहाँ पे बताया था नॉलेज एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड के बारे में, कितने का लोन ले रही थी, गरीब कंपनी है, कितने का लोन ले रही थी, कितने का लोन था बताओ। ये 500 करोड़ की बात चल रही थी और यहाँ पे 15 लाख की बात चल रही है। 15 लाख का लोन ले रही थी, ठीक। और सिक्योरिटी इंटरेस्ट किस पे क्रिएट किया, जो भी एसेट्स है, हाँ छोटी मोटी कंपनी है, कितने लाख के एसेट्स है, 32 लाख के। तो मैंने बोला कि सीजेस टू कैरी ऑन द बिजनेस, इसका क्या मतलब है। मान लो कि नॉलेज एकेडमी भाई अलग अलग सेगमेंट्स की क्लासेस ले रहा है ना, ये वाला सेगमेंट बंद कर दिया तो क्या सीजेस टू कैरी ऑन बिजनेस हो गया, नहीं। सीजेस टू कैरी ऑन द बिजनेस का मतलब है सारे सेगमेंट्स बंद हो गए। मतलब मान लो कि ये बंद है, ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, 11वीं क्लास चल रही है सर, क्या फ्लोटिंग फिक्स बन जाएगा, नो। सीजेस टू कैरी ऑन द बिजनेस का मतलब है सारे बिजनेसेस बंद हो गए। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। और फिर काफी बार ऐसा भी होता है ना कि कंपनी कोई बिजनेस टेम्पररी सस्पेंड करती है। टेम्पररी सस्पेंशन का मतलब, फॉर द टाइम बीइंग वी वोंट बी डूइंग दैट बिजनेस, बट वापस आएंगे। अभी अगर किसी बिजनेस का टेम्पररी सस्पेंशन हो रहा है तो क्या फ्लोटिंग फिक्स बन जाएगा। प्रोविजन में क्या बोला है, यानी कंपनी सीजेस टू कैरी ऑन दी बिजनेस। तो कितने इवेंट्स आप लोगों ने बता दिए, 4। पहला क्या था, पहला क्या था, जब कंपनी डिफॉल्ट कर दे पेमेंट करने में। दूसरा क्या था, कंपनी एसेट्स का वैल्यू कम हो जाए। तीसरा क्या था, जब कंपनी वाइंडिंग अप में चला जाए। चौथा, या लिक्विडेशन में चला जाए, व्हेन कंपनी सीजेस टू कैरी ऑन द बिजनेस। इज इट क्लियर। और एक और हो सकता है, ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन स्पेसिफाइड इवेंट, ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन स्पेसिफाइड इवेंट। अब इसका क्या मतलब है, देखो तो मैं सोच के देखना, एक कंपनी है, कंपनी का नाम है वाइल्ड लाइफ मस्ती लिमिटेड। कंपनी का नाम क्या है, वाइल्ड लाइफ मस्ती लिमिटेड। और ये कंपनी के 4 डायरेक्टर्स, पहला है मिस्टर डॉग, मिस्टर हॉर्स, मिस कैट, ठीक, एंड मिस्टर, सबसे नॉलेजेबल जो डॉक्टर है, डॉक्टर के डायरेक्टर है डॉक्टर नहीं डायरेक्टर, सॉरी, कौन, मिस्टर डोंकी, ठीक। कंपनी ने ऑलरेडी लोन ले रखा है एसबीआई बैंक से, ठीक। लोन है लेट से 10 करोड़ रुपए का, है ना, बाय क्रिएटिंग चार्ज ऑन इट्स बिल्डिंग। और बिल्डिंग का वैल्यूएशन है 12 करोड़। बहुत मुश्किल से लोन पास हुआ था लेकिन हो गया, पैसा वैसा खिला करके, ठीक। आज क्या डेट है, 23 जुलाई 2023। 23 जुलाई 2023 को सेम जो कंपनी है ना दूसरे बैंक के पास जाती है, ठीक है। तो दूसरा बैंक लेट से पीएनबी, फॉर
obtaining a loan of rupees 2 crore, for obtaining a loan of rupees 2 crore. अब ये जो पीएनबी के जो ऑफिशियल्स है ना, इन्होंने ना कंपनी के क्रेडेंशियल्स चेक किया और लोन देने से मना कर दिया. पीएनबी के जो बैंक ऑफिशियल्स है ना, वो बोलते कि फ्लोटिंग चार्ज नहीं चलेगा, अमाउंट बड़ा है तुम्हारी कंपनी की औकात के हिसाब से. अगर तुम फिक्स चार्ज क्रिएट करने के लिए रेडी हो ऑन एनी ऑफ योर फिक्स्ड एसेट्स तो हम सोच सकते हैं, अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू द लोन. मालूम है तुम्हारे को कंपनी के पास ना फिक्स्ड एसेट्स के नाम पे सिर्फ एक लैंड एंड बिल्डिंग है जिसके ऊपर ऑलरेडी चार्ज क्रिएटेड है, और जो लोन अमाउंट है वो भी ज्यादा है एज कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ एसेट्स. बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ना कि सर ये जो लोन है ना ये नेक्स्ट 6 मंथ्स में खत्म होने वाला है. हाँ है ना, ये जो लोन है नेक्स्ट 6 महीने में खत्म हो जाएगा, इसका टेन्योर खत्म होने वाला है, कंपनी ने आज तक पूरा पेमेंट किया टाइम पे. तो ये जो वाइल्ड लाइफ मस्ती लिमिटेड के जो डायरेक्टर्स हैं ये लोग रिक्वेस्ट करते हैं किसको, पीएनबी के ऑफिशियल्स को. क्या रिक्वेस्ट करते हैं मालूम, बोले क्यों ना एक अरेंजमेंट करते हैं 6 महीने तक, लेट्स क्रिएट फ्लोटिंग चार्ज ऑन दी स्टॉक एंड डेटर्स ऑफ द कंपनी. 23 जुलाई को बात चल रही थी, 23 जुलाई को वाइल्ड लाइफ मस्ती लिमिटेड के जो स्टॉक एंड डेटर्स हैं वो 6 करोड़ रुपए के हैं. स्टॉक एंड डेटर्स कितने के हैं, 6 करोड़ रुपए के. 6 महीने बाद क्या होने वाला है, इनका ये चार्ज फ्री होने वाला है ना, एसेट्स फ्री होने वाला है फ्रॉम चार्ज, यस और नो. तो ये डायरेक्टर्स लोग ना ऑफिशियल्स को रिक्वेस्ट लगाते हैं कि 6 महीने तक क्या करो, फ्लोटिंग चार्ज एक्सेप्ट कर लो, एंड आफ्टर 6 मंथ्स हम क्या करेंगे, फिक्स चार्ज क्रिएट कर देंगे. तो यहाँ पे जो इवेंट है वो ऑलरेडी डिटरमाइन कर लिया गया है. यहाँ पे जो इवेंट है वो ऑलरेडी डिटरमाइन कर लिया गया है बिटवीन द बोरोवर एंड क्रेडिटर. तो आफ्टर मान लो किसने लोन दिया और अभी फॉर द टाइम बीइंग फ्लोटिंग चार्ज एक्सेप्ट किया, 6 महीने के बाद क्या हो जाएगा, वो फ्लोटिंग चार्ज विल बिकम फिक्स्ड अगेंस्ट द लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ मस्ती लिमिटेड. तो मैंने बोला ना ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट्स. तो कितने केसेस थे, 5. पहला, चलो फिर से पढ़ते हैं. क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्जेस का मतलब क्या बताया, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्जेस इज एन इवेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ व्हिच फ्लोटिंग चार्ज विल बिकम फिक्स्ड. तो इवेंट क्या क्या हो सकते हैं, पहला ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन स्पेसिफाइड इवेंट, दूसरा व्हेन कंपनी फेल्स टू मेक द पेमेंट, तीसरा व्हेन द कंपनी गोज इनटू द वाइंडिंग अप और लिक्विडेशन प्रोसेस, चौथा when the company ceases to carry on the business, पांचवा when the value of assets decreases below the loan amount का लिमिट. क्लियर है सबको, नेक्स्ट देखिए. एक और कंसेप्ट है satisfaction of charges. satisfaction of charges देखो ना, satisfaction of charges का मतलब, satisfaction वर्ड का मतलब है यहाँ पे चार्जेस जो है वो सेटिस्फाई कर दिए गए. चार्जेस सेटिस्फाई कर दिए मतलब उन चार्ज के अगेंस्ट जो भी पेमेंट लिया था ना कंपनी ने, जो भी लोन लिया था कंपनी ने, उस लोन का कंपनी ने क्या कर दिया, रीपेमेंट कर दिया. तो सुनना क्या होगा, आपने देखा कि जब कंपनी ने चार्ज क्रिएट किया था तब कंपनी ने आरओसी को एप्लीकेशन लगाया था फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हाट, क्रिएशन ऑफ चार्जेस. हाँ या ना. तो आरओसी क्या करता है, अपने रिकॉर्ड्स में चार्ज क्रिएटेड लिख देगा, जिन भी एसेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएटेड है ना, क्या लिखेगा, चार्ज क्रिएटेड. जब तक आरओसी के रजिस्टर में चार्ज क्रिएटेड लिखा हुआ है ना, इसका मतलब कि those assets are subject to the charges, those assets are subjected to the charges. अब मान लो कंपनी ने लोन लिया था, इस वाले केस में कितने का लोन था, 500 करोड़ का. लोन का रिपेमेंट कर दिया, तो भाई लोन का रिपेमेंट कर दिया तो कंपनी चाहेगी ना कि उसका जो एंट्री है आरओसी के रजिस्टर में उसके एसेट्स पे, वो आरओसी क्या कर दे,
कैंसिल कर दे और उस एसेट्स को क्या बना दे, चार्ज फ्री बना दे, हाँ या ना। तो जब कंपनी ने या जब बोरोवर ने पेमेंट कर दिया, ठीक, ऑफ दी 100% ऑफ द लोन अमाउंट, 100% ऑफ द लोन अमाउंट का मतलब है एक एक रुपया पे करना along with the interest. तो when the borrower makes 100% of the payment of the loan amount, तो उस केस में borrower will again make an application to the ROC for the satisfaction of charges. ठीक है, अब ROC के पास एप्लीकेशन लगाया फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस, ROC के पास एप्लीकेशन लगाया फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस, ROC कंफर्मेशन लेगा किससे, क्रेडिटर से, कि भाई ऐसा ऐसा एप्लीकेशन मिला है that your payment has been duly made by the borrower, क्या आपको इसके अगेंस्ट कोई ऑब्जेक्शन है, and if the creditor do not raises any objection, ऑब्जेक्शन क्रेडिटर कब रेज नहीं करेगा, जब उसका पेमेंट हो गया, तो आरओसी क्या करेगा, चार्ज क्रिएटेड की जगह क्या लिख देगा, चार्ज सेटिस्फाइड, जैसे लिख दे चार्ज सेटिस्फाइड, तो एसेट्स जिसके ऊपर चार्ज क्रिएटेड था क्या बन गया, इट विल बिकम चार्ज फ्री। तुम लोगों ने कभी कुछ ईएमआई पे चीज वगैरह लिया है आज तक, कोई भी तुमने लिया हो या पेरेंट्स ने लिया हो, क्या लिया है, सारे सामान लिए तो क्या लिया अभी, फोन लिया ईएमआई पे, अरे फोन तो छोटा सा चीज है, टीवी भी छोटा है, कार, हाँ वेरी गुड। तो जब आप ले रहे हैं तो फाइनेंस करवा रहे हैं हम लोग, तो फाइनेंस कंपनी क्या करती है मालूम है, उस कार के ऊपर हाइपोथिकेशन क्रिएट करती है, हाइपोथिकेशन क्रिएट करती है, कार विल बी इन योर पोजीशन, यू विल हैव राइट टू यूज द कार बट यू कैन नॉट सेल द कार, ऐसे होता है। फिर तुमको एक टाइम पीरियड दिया गया ड्यूरिंग विच द लोन अमाउंट इज टू बी, जब लोन अमाउंट तुम रिपे कर दोगे तो तुमको एनओसी लेना पड़ता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। एनओसी किस चीज के लिए रहता है, कि भाई उस कार के अगेंस्ट लोन का जो भी पैसा था वो ऑलरेडी हो गया, एनओसी मिला मतलब ओनरशिप एक्चुअली किसको मिल रही है, तुमको। जब तक इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं हो जाता ओनर कौन है, वो फाइनेंस कंपनी, यस और नो। तो जैसे एनओसी काम करते हैं ना, वही काम यहाँ पे क्या कर रहा है, सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस, ठीक है, सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस इंश्योर करेगा that the assets on which charge has been created becomes charge free, ठीक है, और is free from any, क्लियर है। फिर एक और ऐसा कंसेप्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, एक और ऐसा कंसेप्ट है कॉल्ड मॉडिफिकेशन ऑफ चार्जेस। मॉडिफिकेशन ऑफ चार्जेस का मतलब है मेकिंग एनी चेंजेस इन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द क्रिएशन ऑफ चार्जेस, मेकिंग एनी चेंजेस इन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्जेस। फॉर एग्जाम्पल तुमको बताया था मैंने कि यहाँ पे कंपनी ने ओरिजिनली लोन लिया था 500 करोड़ का, वैल्यू ऑफ एसेट्स कितना था, 1200 करोड़, फिर सब्सिक्वेंट लोन ले रहा है सेम एसेट्स पे, तो तुम्हें नहीं लगता कि जो ओरिजिनल क्रिएशन ऑफ चार्जेस उसके टर्म्स चेंज हो रहे, क्योंकि सेम एसेट्स यूज में लिया जा रहा है फॉर ऑब्टेनिंग लोन, तो इट विल बी अ केस ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चार्जेस। या कभी ऐसा हो कि फ्लोटिंग चार्ज क्या बन जाए, फिक्स्ड बन जाए, दैट विल बी अ केस ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है, मेकिंग एनी चेंजेस इन दी terms and conditions of the charges will be called modification of charges. So in case if company makes any modification of charges, it is also required to be intimated with the ROC within a period of 30 days, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ चार्जेस किया तो उसका देना पड़ेगा, सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस किया उसका इंटीमेशन देना पड़ेगा, क्रिएशन ऑफ चार्जेस किया उस, इज इट क्लियर, ठीक है। फिर एक और कंसेप्ट आता है यहाँ पे, रजिस्टर ऑफ चार्जेस। देखो कंपनी लॉ मैटर्स में ना
it is the requirement upon the company to maintain certain statutory records. कंपनी लॉ मैटर्स में कंपनीज के ऊपर रिक्वायरमेंट डाला गया है कि उनको कुछ स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स मेंटेन करने रहेंगे. स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स का मतलब रिक्वायर्ड बाय लॉ. तो रिक्वायर्ड बाय लॉ है तो मतलब इट इज गोइंग टू बी मैंडेटरी. कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन दोज रिकॉर्ड्स ऑन मैंडेटरी बेसिस. कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन दोज रिकॉर्ड्स ऑन मैंडेटरी बेसिस. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो उनमें से एक रिकॉर्ड है रजिस्टर ऑफ चार्जेस. उनमें से ही एक रिकॉर्ड है क्या? रजिस्टर ऑफ चार्जेस. तो हर कंपनी को रजिस्टर ऑफ चार्जेस मेंटेन करना रहेगा एट देयर रजिस्टर्ड ऑफिस. हर कंपनी को रजिस्टर ऑफ चार्जेस मेंटेन करना रहेगा एट देयर रजिस्टर्ड ऑफिस. ठीक है. रजिस्टर ऑफ चार्जेस क्या इंक्लूड करेगा? टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ चार्जेस, कितना अमाउंट है, कितने इंटरेस्ट पे, नेम ऑफ चार्ज होल्डर, डिटेल ऑफ चार्ज होल्डर, कितने समय के लिए वो है या कितने समय में उसका रिपेमेंट करना है. तो चार्ज से रिलेटेड जितने भी डिटेल्स हैं वो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है किसके अंदर? रजिस्टर ऑफ चार्जेस के अंदर. एंड विच इज टू बी रिक्वायर्ड, विच इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन, which is required to be maintained at the registered office of the company. Is it clear? ठीक है. अब इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज पोस्टपोनमेंट ऑफ चार्जेस. ये हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट में. अभी तक के डिस्कशन में हम लोगों ने एक ओवरव्यू लिया इस चैप्टर का, जिसमें हम लोगों ने चार्जेस का मतलब समझा, हम लोगों ने टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में समझा, हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस बातें की, हम लोगों ने देखा कॉन्सिक्वेंसेस फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, फिर हाँ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्जेस की बात की हम लोगों ने, देन सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस की बात करी, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्जेस की बात करी. अब जब अपन रेगुलर नोट से पढ़ेंगे ना तो एक टॉपिक और बचता है, दैट इज पोस्टपोनमेंट ऑफ चार्जेस. और इसके बाद देखना इस चैप्टर के अंदर ना फॉर्म नंबर्स हैं कुछ दिए हुए. ठीक है. कुछ फॉर्म नंबर्स मैं आपको कराऊंगा, वो फॉर्म नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपको. इज इट क्लियर? तो आपको वो फॉर्म नंबर्स भी याद रखने रहेंगे. एक लिस्ट ऑफ फॉर्म नंबर्स भी मैं आपको कराऊंगा एज फार एज दिस चैप्टर इज कंसर्न. ठीक है. क्लियर? देखिए, come to the introduction paragraph. इंट्रोडक्शन एंड नीड फॉर चार्जेस एक बार रीड करिए. तो इंट्रोडक्शन एंड नीड फॉर चार्जेस एक बार रीड करिए आप लोग. लिखा है चार्ज इज अ सिक्योरिटी गिवन फॉर सिक्योरिंग loans or debentures by way of a mortgage on the assets of the company. Generally the debentures and borrowings of the company are secured by a charge on the assets of the company. कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत? नेक्स्ट सेक्शन 2 क्लॉज 16. Charge means an interest or lien created on the property or assets of a company or any of its undertaking, or both as a security and it will include a mortgage. तो यहाँ पे लिख लेना charge can be created either by way of pledge, charge can be created either by way of mortgage or even hypothecation. नीड फॉर चार्जेस क्या है? व्हाट इज द नीड फॉर क्रिएटिंग द चार्जेस बताइए. सो एज टू सिक्योर द इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, सो एज टू इंश्योर दैट कंपनी इज गोइंग टू मेक द रीपेमेंट एज पर द डिफाइंड शेड्यूल along with the interest. Yes or no? Every company depends upon share capital and borrowed capital for financing their projects. Borrowed capital may be consisting of debentures or obtaining financial assistance from the financial institutions or banks. The financial institutions or banks do not lend their money unless they are sure that their funds are safe and that and they would be repaid as per the agreed repayment schedule along with the payment of interest. कोई दिक्कत यहाँ पे? In order to secure their loan, they resort to creating rights in the assets and properties of the borrowing company, which is known as
charge on the assets, the same assets can be charged for a second and subsequent times, provided that the permission is sought from the previous lending institute. तो फर्दर यहाँ पे लिख लेने का, फर्दर चार्जेस कैन बी क्रिएटेड on the same assets with the approval of previous charge holder, with the approval of previous charge holder. डन? अप्रूवल नहीं दिया तो नहीं क्रिएट कर सकते। नहीं 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 नहीं, दे विल गिव द अप्रूवल अंटिल एंड अनलेस देयर इंटरेस्ट इज नॉट एडवर्सली अफेक्टेड। नहीं तो पूरी एसेट्स पे आप पूरा एसेट्स का वैल्यू थोड़ी ना आप ले सकते हो, आप तो अपना लोन अमाउंट तक ही रियलाइज कर सकते हो ना। अब समझना, मैंने एग्जांपल दिया था 1200 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन था एसेट्स का और 500 करोड़ का लोन था। कंपनी अगर डिफॉल्ट करती तो भाई 500 करोड़ ही रिकवर हो सकता था ना। अब एसेट्स अगर बिका 1200 करोड़ में तो लेंडर ने 500 करोड़ रिकवर कर लिए, 700 करोड़ तो कंपनी को रिपे कर देगा ना वापस। इज इट क्लियर? लेकिन कुछ कंपनीज, लेंडिंग कंपनीज रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, समझ रहे हो? जैसे उस वाले एग्जांपल में 500 करोड़ का लोन था, 1200 करोड़ का एसेट्स था और लेंडर कौन था? एसबीआई। अब एसबीआई ने जब लोन एग्रीमेंट में एंटर किया रहेगा ना, तो लोन एग्रीमेंट में एक क्लॉज डाल दिया रहेगा that subsequent charges cannot be created on the same assets, and in case if company agrees to do the same, then only this loan agreement will prevail. कंपनी को पैसा चाहिए, साइन करना पड़ेगा, साइन किया तो सब्सिक्वेंट चार्जेस नहीं क्रिएट हो सकते, वो डिपेंड कर सकता है। इज इट क्लियर? काइंड्स ऑफ चार्जेस, तो दो प्रकार के चार्जेस आपको मालूम है। पहला फिक्स चार्ज एज वेल एज फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज इज क्रिएटेड ऑन असर्टेन्ड एसेट्स, ठीक है। इट इज क्रिएटेड ऑन अनअसर्टेन्ड एसेट्स। असर्टेन्ड और अनअसर्टेन्ड में क्या डिफरेंस है? असर्टेन मतलब है क्लियरली आइडेंटिफाइड। अनअसर्टेन में मान लो कि कंपनी ने बोला कि डेटर्स पे चार्ज क्रिएट कर रहे हैं और इस क्लास में जितने भी लोग बैठे हुए ना सब कंपनी के डेटर्स है, तो सवाल उठता है ना कि भाई इसके पैसे के अगेंस्ट है या इसके पैसे के अगेंस्ट है? इसके पैसे के अगेंस्ट है और लास्ट वाले के पैसे के अगेंस्ट है। अनअसर्टेन्ड हो गया, नॉट क्लियरली आइडेंटिफाइड। इज इट क्लियर? देखिए, a charge is fixed or specific when it covers assets which are uncertain and definite or are capable of being uncertain and defined at the time of creating the charge. Example, charge created on land, building or heavy machinery. A fixed charge is a charge created against certain specific property and the company loses its right to dispose of. Dispose of का मतलब यहाँ पे to sell off that property. Simple है। फिक्स एसेट्स में मशीनरी एंड प्लांट आता है। हाँ हाँ, तो हो सकता है ना। अरे वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मेरी बात समझना। तो देख, जब मान लो कि लोन अमाउंट 10 साल का है, तो अगर अपन फिक्स्ड मशीनरी पे चार्ज क्रिएट कर रहे हैं
तो 10 साल के बाद जो उसका डेप्रिशिएटेड वैल्यू होगा उस पे होगा ना, उसका कैलकुलेशन होगा ना पहले। वो लोन से ज्यादा नहीं, वो लोन से काफी ज्यादा होगा। यस और नो? नॉर्मली लैंड एंड बिल्डिंग पे क्रिएट होगा फिक्स चार्ज। हैवी मशीनरी पे अगर कंपनी फिक्स चार्ज क्रिएट करती है ना, तो उसके ऊपर भी एक रिस्ट्रिक्शन है, एक ड्रॉबैक है। मान लो कि मैंने आज लोन लिया कंपनी से, बैंक से लोन लिया, और लोन लिया लेट से 10 करोड़ रुपए का। बाय क्रिएटिंग फिक्स चार्ज ऑन द प्लांट एंड मशीनरी, जिसका जो कॉस्ट है वो 200 करोड़ है आज के टाइम पे। कितना है? 200 करोड़। लोन का अमाउंट कितना था? अभी लोन का अमाउंट बताया मैं? अभी लोन का अमाउंट इस एग्जांपल में मान लो 10 करोड़ है, लोन 10 करोड़ का है। फिक्स चार्ज जिस एसेट्स पे क्रिएट कर रहे हो उसका वैल्यू आज कितना है? 200 करोड़। 15 साल का लोन है। 15 साल में डिप्रिशिएटेड जो वैल्यू आ रहा है ना उस प्लांट एंड मशीनरी का, लेट से वो आ रहा है 25 करोड़। ठीक है? कितना सिंपल है, पैसा रिकवर हो जाएगा? नहीं, पैसा रिकवर तो हो जाएगा, बट देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी मशीनरी है, दैट मशीनरी दैट टेक्नोलॉजी में बिकम ऑब्सोलीट। टू बी ऑन सेफर साइड क्या करना है, किस पे जाना चाहिए? नेक्स्ट, a floating charge is a charge created on floating assets or unidentified assets of the company. In other words, a floating charge is not attached to any definite property but covers property of a fluctuating type like stock in trade, debtors, etc. A floating charge is a charge on a class of assets present and future which in the ordinary course of business is changing from time to time and leaves the company free to deal with the property। मतलब अच्छा उसमें कट शॉर्ट कर दिया है क्या? दिखाना एक बार। Oh, I understood. Okay, this will prevail। तो एक दो लाइन का डिफरेंस होगा, आप लिख लीजिएगा उसको, हाँ आगे नहीं होगा। तो मेन डिफरेंस, फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया जा रहा है अनअसर्टेन एसेट्स के ऊपर। अनअसर्टेन मतलब नॉट क्लियरली डिफाइंड, प्लस फ्लोटिंग चार्ज के केस में राइट टू डील इन द एसेट्स भी मिल रहा है अलॉन्ग विद द राइट टू यूज। राइट टू डील का मतलब क्या है यहाँ पे? चार्ज होल्डर कैन, सॉरी, कंपनी कैन इवन सेल द एसेट्स ऑन विच फ्लोटिंग चार्ज हैज बीन, ऑन विच फ्लोटिंग चार्ज हैज बीन क्रिएटेड। क्लियर है? The essence of floating charge is that security remains dormant until it is fixed or crystallized. The advantage of floating charge is that the company may continue to deal in any way with the property which has been charged. The company may sell, mortgage, or lease such property in the ordinary course of its business if it is authorized by its memorandum of association. तो देखो, फ्लोटिंग चार्ज अगर किसी भी एसेट्स पे क्रिएट किया गया तो उस एसेट से रिलेटेड जितने भी फ्रीडम्स है वो कंपनी एंजॉय कर सकती है। उसके ऊपर फर्दर लीज क्रिएट कर सकती है ना, उसको इवन बेच सकती है, उसको इवन यूज कर सकती है। कौन से केस में? फ्लोटिंग चार्जेस के केस में। कब तक कर पाएगी कंपनी ऐसा? जब तक कि वो फ्लोटिंग चार्ज क्या नहीं बन जाए, फिक्स ना बन जाए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्जेस, ये अपन ने पढ़ लिया ऑलरेडी। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्जेस क्या है? एक ऐसा इवेंट जिसके होने पे फ्लोटिंग विल बिकम फिक्स्ड
And when the floating will become fixed, company will lose the right. Company will lose the right to deal in such assets. यही पढ़े थे. A floating charge attaches to the company's property generally and remains dormant till it crystallizes or becomes fixed. The company has a right to carry on its business with the help of assets having floating charge till the happening of some event which determines the right. कौन कौन से केस में फ्लोटिंग फिक्स बन जाएगा तो आप यहाँ पे देख लीजिए. When the company goes into liquidation, when the company ceases to carry on the business, enforce the security कब करेगा मालूम है? Enforce the security का मतलब क्या है? कि कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट करने में, तो अब लेंडर क्या कर रहा है? अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्सरसाइज करने के लिए जा रहा है. किसके अगेंस्ट? कंपनी के अगेंस्ट, है ना. एनफोर्सिंग द सिक्योरिटी इंटरेस्ट कब होगा? एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट तो लिख लेना, व्हेन द कंपनी मेक्स default, when the company makes default in the repayment of loan amount secured by charge on its assets. जब तक फ्लोटिंग चार्ज फिक्स नहीं हो जाता तब तक कंपनी के बल्ले बल्ले, ठीक है. और जैसे ही फ्लोटिंग चार्ज फिक्स हो जाएगा, कंपनी वोंट बी एबल टू सेल द एसेट्स. क्लियर? यहां तक पढ़ा? अच्छा, अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट पे आओगे ना, वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस. ठीक है, देखिए. व्हाट हैपेंड? नोट्स नहीं है? क्लास के एंड में मिल जाएगा. चार्जेस क्रिएटेड ऑन, एक सेकेंड, आई नीड टू चेंज द पेन. लिख लो जब तक मैं डिक्टेट करा देता हूँ. लिखो, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस. लिखिए, चार्जेस क्रिएटेड ऑन, charged on any assets of the company, charges created on any of the assets of the company which may be located in India or outside India. In India or outside India is required to be registered with the ROC. Is required to be registered with the ROC
within a period of 30 days from the date of its creation, within a period of 30 days from the date of its creation, in form CHG1। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस का जो एप्लीकेशन है फॉर्म CHG1 में जाएगा। CHG1 कैसे लिखोगे? C कैपिटल में, H कैपिटल में, G कैपिटल में, डैश फिर 1 लिख लोगे ऐसा। वेरी गुड। तो पहला रिक्वायरमेंट क्या? जिस दिन चार्ज क्रिएट किया वहां से 30 डेज के अंदर दैट चार्ज शुड गेट रजिस्टर्ड विद द ROC। आगे लिखिए। इन केस, पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा, सेम लाइन में मत घुसड़ दीजिएगा सब कुछ, पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। इन केस इफ द कंपनी fails to get the charges registered, in case if the company fails to get the charges registered within 30 days of its creation, within 30 days of its creation, then the same may be registered within next 30 days, the same may be registered within next 30 days on payment of additional fees, on the payment of additional fees। ठीक है। नेक्स्ट, पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। एंड इन केस if the company fails to get the charges registered, and in case if the company fails to get the charges registered within the above said time limit, within the above said time limit, then the same may be registered within 60 days, the same may be registered within 60 days on the payment of ad valorem, VALOREM, ad valorem fees। ad valorem fees का मतलब है यहाँ पे फीस चार्ज किया जाएगा on the basis of value of the assets, on the value of the assets। इज इट क्लियर? तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है भाई? 30 + 30 + 60। क्लियर है? ये टाइम लिमिट किसके लिए? फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, अब आगे आ जाओगे, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन पे आओ। एक बार जो सीक्वेंस मैं रख रहा हूं ना पढ़ाने का शीट में से, वही सीक्वेंस फॉलो करना है आपको। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, तो अपन को मालूम है
क्या कॉन्सिक्वेंसेज अराइज होगा? वो बेचारा जो सिक्योर्ड होना चाहिए था क्या बन गया? देखो लिखा है consequences of non registration of charges, that charge will become void, that charge will become void मतलब अगर चार्ज क्रिएट किया और रजिस्टर्ड नहीं कराया तो दैट विल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, दैट विल नॉट हैव एनी लीगल इफेक्ट, उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, मानेंगे ही नहीं कि कभी क्रिएट भी हुआ था। तो जब मान ही नहीं रहे कभी क्रिएट भी हुआ था तो जो बेचारा सिक्योर्ड था वो क्या बन जाएगा? अनसिक्योर्ड। Void against the liquidator means the liquidator on the winding up of the company can ignore the charge and can treat the concerned creditor as an, they can treat the creditor as an unsecured creditor। ये पहला कॉन्सिक्वेंस। दूसरा, जिस एसेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट किया पर रजिस्टर नहीं कराया तो कभी माना ही नहीं जाएगा कि उस एसेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट भी हुआ था, तो दैट एसेट्स विल बी फ्री फ्रॉम एनी चार्जेस। यस और नो? The property will be treated as free of charge, that is the creditor cannot sell the assets to recover its dues। क्या? अभी मैं लिखवा रहा हूँ वो लिखो तुम। लिखिए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, यू विल बी गेटिंग another sheet in the next lecture। लिखो consequences of non registration। राइट डाउन। लिखो if the company fails to get the, if the company fails to get the charge created in favor of, if the company fails to get the charge registered, charge created in favor of creditor registered with the ROC, registered with the ROC, then the following consequences will arise, then the following consequences will arise। पहला लिख, पहला लिखिए the charge will become void, the charge will become void against the liquidator, the charge will become void against the liquidator and the liquidator, the charge will become void against the liquidator and the liquidator shall consider the charge holder shall consider the charge holder as one of the unsecured creditor of the company। सिंपल है। डन। दूसरा लिखो the assets on which charge is created, the assets on which charge is created the assets on which charge is created becomes free from the charges, becomes free from the charges। Does it also means that, does it also means that the creditor, does it also means that the creditor cannot
that the creditor cannot sell the assets, that the creditor cannot sell the assets without the consent of, cannot sell the assets and recover the due amount. Without the consent कट कर देना. ठीक है. भुगतना पड़ेगा ना, तो इसलिए तो ऑप्शन है कि क्रेडिटर खुद से भी कर सकते हैं, और कंपनी के ऊपर भी पेनल प्रोविजंस लगता है. ठीक है, कंपनी के ऊपर भी लगता है, उसके डायरेक्टर्स के ऊपर भी लगता है. ठीक, चलिए आज का क्लास यहीं तक. थैंक यू. नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा ये चैप्टर.